खुला के दौरान बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। औरत पूरी एक जो चार्ज शीट करती है अपने शोहर पर, बड़े घिनौने गंदे किस्म के इल्ज़ामात भी लगाती है, खुला हो जाता है उसके बाद। और इसी तरह मर्द जो है वो भी ज़ाहिर है बहुत सारे अपनी उस बीवी पर खुला से पहले जो उसने इल्ज़ामात की बुनियाद बनाई होती है वो भी लगाता है बहुत सारे। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो दिलों के अंदर रंजिश तो रहती है, तकलीफ़ रहती है कि मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे साथ मुझ पर इतने घिनौने इल्ज़ामात क्यों लगे। तो इस पर कोई जो फरीक है अपना केस कर सकता है डेफामेशन का? जो सब ये सवाल बहुत वैलिड है और ये बड़ा कॉमन है, और ये मैं समझता हूँ कि मुआशरे के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल होगा इसका जवाब और सवाल भी। मेरे पास एक केस भी आया था, मैं उसका भी हवाला दूंगा। इसमें ना अगर तो सिंपल ये कह देती ना औरत कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती और मुझे नफ़रत है, मुझे वो अखलाक का अच्छा नहीं है, इसके लिए कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गवाही काफ़ी है। अगर वो बीच में ये लिख देती है कि इसके नजायज़ ताल्लुकात थे लड़कियों के साथ, ये शराब पीता था, ये बदकारी करता था और लड़कियों के साथ जाके फ़लाँ जगह पे, तो फिर मर्द को पूरा राइट है कि वो औरत को कहे कज़फ़ का, उसके ऊपर वो जो है ना वो फेडरल शरीयत कोड के अंदर कज़फ़ का मुकदमा भी कर सकता है। और साथ में इसके अलावा डेफामेशन का जो हमारी जो आम अदालतें हैं, ऑर्डनरी अदालतें हैं, इसमें डेफामेशन का केस भी कर सकता है। सेम एज़ इट इज़ औरत के पास भी यही इख्तियार है और मर्द के पास भी यही इख्तियार है, अगर दोनों एक तरफ से इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे पास एक केस आया, हम लड़के की तरफ से थे। लड़के ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक में लिखा ये हुआ, जो तलाक का नोटिस था ना स्टाम्प के ऊपर, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसका फ़लाँ एक कज़न है कराची में, वो इसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, लिहाजा मैं इसको उसकी बेस के ऊपर तलाक देता हूँ। अब वो लड़की ने तो केस किया ना किया, वो जिसके ऊपर इसका कज़न के ऊपर जो उसने इल्ज़ामात लगाए थे कि जो ये मेरा नाम लेके जी मैं कराची में रहता हूँ, उन्होंने कहा जी साबित करो कि मेरे इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये तुमने मुझे डिफेम किया है, मेरी माशरे के अंदर एक मेरी शोहरत खराब की है, मेरी नेकनामी को तुमने मुतासर किया। उसने सर कोई 2 करोड़ के करीब तकरीबन ना उसने डेफामेशन का केस कर दिया, हर जाने का दावा कर दिया। तो अब लड़का जो था उसने इसको बड़ा लाइट लिया और अमूमन होता है कि जब ये तलाकनामा लिखते हैं ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात लगा देते हैं। हाँ जी, और लड़के ने बड़ा लाइट लिया वो उस केस को, डेफामेशन के केस को, पेश ही नहीं हुआ। तो जब वो पहुंच गया एविडेंस के ऊपर, अब यकतरफा एविडेंस थी, लड़के ने आना था और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था कि ये देखें जी इसके साइन हैं, अंगूठे हैं, इसने जमा करवाया है, उसको मजीद किसी शहादत की ज़रूरत भी नहीं थी। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कहते हैं ना कि जो दस्तावेज़ात हैं ये झूठ नहीं बोलती, ये दस्तावेज़ात हमेशा सच ही बोलती हैं। तो अब वो लड़के को समझ आया कि अब मैं क्या करूं। फिर वो हमारे पास आया, फिर हमने उसका जो प्रोसीडिंग थी, जो उसका जवाब दावा जमा करवाने की एक मियाद होती है, टाइम पीरियड होता है, वो उसको फिर हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करके मतलब उसकी रिवीजन फाइल करके फिर हमने उसका जवाब दावे का हमने उससे टाइम लिया, हमने जवाब दावा जमा करवाया, सारा कुछ करवाया। लेकिन वो फिर बाद में बैठा के हम पैचअप हो गया। लेकिन ये हो सकता है अगर लड़की के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ामात, और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर वो जब इल्ज़ामात लगा रहा है लड़का या लड़की, अगर तो उनके पास प्रूफ हैं फिर तो वो चले जाएं। अगर प्रूफ नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 बंदों में खड़े हो गए उसने ये बात कही है, वो तो 10 बंदे तो एज ए विटनेस है, वो अदालत में जाकर उनमें से एक भी शहादती चला जाए तो उसका वो केस प्रूफ हो सकता है अगर वो सही हुआ। और इसी तरह अगर वो रिटर्न में अपने जो तलाक का नोटिस है उसमें ऐसी कोई चीज़ लिख के दे देता है। अब तो वीडियो एविडेंस भी है, व्हाट्सएप की चैट है, यस क्रेडिबिलिटी मैसेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है उनकी। आप उन्होंने शहादत पढ़े 164 जो है उसका आर्टिकल है, उन्होंने शहादत को उसके अंदर लिखा हुआ ये एडमिसिबल है, व्हाट्सएप वीडियो। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है वीडियोज़ के ऊपर कि वीडियोज़ को आपने कैसे एंटरटेन करना, उसकी फ्रांसिक होती है, सारा कुछ होती है कि जो वीडियो ओरिजिनल है इसको बगैर खौफ और हरास के बनाई गई है, इसमें इसकी जो बंदे की जो फेस इंप्रेशन है उसको चेक किया था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो देख लेते हैं कि ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर ये हमारी जो एविडेंस का जो मेयार इसके ऊपर पूरी उतर रही है, तो वो एडमिसिबल है और उसको एंटरटेन किया जाता है। तो वो जब ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे कुछ सामने प्रूफ होते हैं, तो फिर उसको जुटाया नहीं जा सकता। अच्छा चले मैं आपको एक केस भी सुना देता हूँ, इसी से थोड़ा सा एविडेंस जो इस तरह के केसेस में आती है
कि पिछले दिनों एक साहब ने मुझे ये कहा, मैसेज दिया कि वो पूछने लगे, मशवरा लेने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मशवरा मैं आपसे ले लेता हूँ। उनका ये कहना था कि हमारी जो है खुला उनकी बीवी ने उनसे ले ली और उसके बाद बच्चों की कस्टडी हो गई और उसके बाद बच्चों का महाना भी लग गया। और ये केस जो है उस खातून के पर करना चाहते हैं कि इसने शादी कर ली है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि उसने शादी की है। कोई उसको एविडेंस नहीं दे रहा, निकाह नामा नहीं दे रहा, या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं उसने करवाई हुई। कोई इस तरह के मसाइल भी होते नहीं, लोग करवाते कई दफ़ा ऐसा भी। लेकिन वो कहता है मेरे पास मेरी जो साबका बीवी है वो उसकी एक जो ऑडियो है, मैसेज मेरे पास मौजूद है, जिसमें उसने कहा हुआ है कि मैंने तुझसे अभी और पैसे निकलवाने हैं और मैंने फलां शख्स के साथ मैंने शादी कर ली हुई है। अब वो कहता है कि क्या मैं इसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ जा सकता हूँ, केस कर सकता हूँ? सर ये बड़ा कमज़ोर सा एविडेंस है कि मैं तुमसे और पैसे निकलवाने हैं। वो उसमें कोई भी स्टांस लिया जा सकता है। नहीं, वो ये भी तो एडमिट कर रही है ना कि मैंने शादी कर ली हुई है। तो इसमें नो वरीज, अगर उसने शादी कर भी ली है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो बच्चों की कस्टडी उसे ले ली जाएगी। ये ना कानून के अंदर है ना शरीयत के अंदर ऐसा कुछ भी। और सबसे पहले जो आपने बात की है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चों की एज कितनी है और वो मेल है या फीमेल है, बच्चे जो हैं वो बेटी है या बेटे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर वो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि उसने शादी कर ली है, इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस ज़रूर है, लेकिन ये कॉर्पोरेट करेगी आपकी ये भी एविडेंस हो, ये भी एविडेंस हो, जैसे वो को 5-7 इकट्ठी हो जाएं, जिससे वो फिर आपका वकील साबित करेगा कि सर ये इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन खातून अगर शादी कर लेती है तो अक्सर बच्चे जो हैं वो वापस बाप के पास भी तो जा सकते हैं, अगर उनकी निगहदाश्त ठीक नहीं हो रही तो वो प्रूफ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बात सिर्फ निगहदाश्त उसकी बच्चों की वेलफेयर की है। वो तो अगर बच्चों की वेलफेयर ठीक नहीं हो रही, अब उसने आगे शादी कर ली है, इवन नहीं भी की, हम तो चलें शादी कर ली ना, ये तो एक एक्सट्रीम लेवल आ गया ना, हम कहते हैं नहीं भी की, तो वो अगर बच्चों की जो वेलफेयर है, जो बच्चों की जो निगहदाश्त है या उसे हम ये कहते हैं कि परवरिश है वो ठीक नहीं कर रही, तो वो तो उस बेस पे भी ले सकता है, खामन ले सकता है बच्चों की कस्टडी, उसमें तो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम है कि हर केस का जो सर्कमस्टांसेस है वो डिफरेंट होते हैं और उसके जो ग्राउंड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आप एक केस को दूसरे केस के साथ जोड़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो सबसे मेन और मेजर ग्राउंड है वो ये है कि औरत जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है। ये एक ही ग्राउंड काफ़ी है बच्चों की कस्टडी के लिए, एक ही, चाहे वो बेटा जो चाहे तो साबित करना पड़ेगा ना, साबित करना पड़ेगा। उसके पास ऐसे सबूत हों कि वो कि यार कि अदालत के अंदर साबित कर दे कि ये औरत है जिसके पास मेरे बच्चे हैं, जो अदालत ने इसको कस्टडी दी हुई है, इंटरम कस्टडी दी हुई है, जिसे आर्जी कस्टडी कहते हैं। ये गलत है क्योंकि औरत का अपना करैक्टर ठीक नहीं। तो अच्छा, वैसे आमतौर पर औरत को ये थ्रेट तो रहते ही, यानी कि मेरा बच्चा ना मुझसे छीन ले, ये थ्रेट तो रहता ही है ना। नहीं, उसका बड़ा प्रॉपर हाल है जी, मसला ही नहीं है। वो तो जाके वो आप इंटरम कस्टडी ले लें, अदालत में जाएं, बच्चा साथ रखें अपने, लेके जाएं, उसका साथ में जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं जिससे वो साबित कर रहा है कि ये बेटा या बेटी मेरी है। तो वो जाके इंटरम कस्टडी ले ले। तो वो जब इंटरम कस्टडी बच्चे को अदालत दे देती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी इसको नहीं छीन सकती। किसकी, माँ की या बाप की बात? दोनों के पास। अच्छा, दोनों के पास ये दोनों के पास ये रेमेडी है। अगर वालिदा अपने बच्चों को छोड़कर, औरत अपने बच्चों को छोड़कर बाप के पास चली गई और बाप जो है वो अदालत पहुंच जाता अगले दिन ही या उसी दिन ही कि ये चली गई है मेरे घर से और ये बच्चे मुझे देगी है, बच्चे साथ लेके जाएगा, खुद भी साथ जाएगा, उसके उस प्रूफ लेके जाएगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं, ठीक है, उनकी तस्वीर होगी, सारा कुछ एक प्रोसीजर होता है, वो अडॉप्ट होगी, उसको सेम टाइम सेम डे ही जो इंटरम कस्टडी मिल जाएगी और उसको फिर कोई नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी बाकायदा। इवन अभी तो हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये करती थी कि हाई कोर्ट ये करती थी कि वो 491 की एक पिटिशन होती है, हैबियस पिटिशन जी, वो बिलखसूस 99% ये औरतों की तरफ से होती है जी, मेरे खामद ने मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया था और बच्चे मुझसे छीन लिए थे तो मुझे कस्टडी दी जाए। तो अब वो जो जज हज़रात हैं, वो जो जस्टिस हज़रात हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे तो नहीं है। अगर वो स्टे हुआ तो फिर वो बड़ा मुहतात हो जाते हैं इस चीज़ से कि हमने अब कस्टडी देनी है कि नहीं देनी। और मैंने देखा कि 90% बल्कि 99% केसेस में अब जज ये कहते हैं कि हम डायरेक्शन दे देते हैं गार्डियन कोर्ट को, वो डिसाइड करे इस केस को 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, ताकि बच्चों का फैसला हो सके ये किसके पास जानी है। लेकिन वो 491 है 491 उसकी बेस के ऊपर वो नहीं देते, माँ को कस्टडी नहीं देते। अब आजकल इसके ऊपर ये बड़ा जोर दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि अगर नीचे अदालत ने स्टे दे दिया है तो फिर
आला अदलिया को इस चीज़ का एहतराम करना पड़ेगा कि नीचे वाली अदालत ने जो अगर स्टे दिया है तो उसको वो वायलेट ना करें, बरकरार रखें। हाँ, इसमें 1% चांसेस है कि कोई इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन, कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे वो अदालत देखती है कि नहीं ये बच्चों की जान को खतरा आ जाता है या ऐसा कुछ मसला, फिर वो एक साबित हो जाता है या वो एक चीज़ लाता है। लेकिन जर्नल जो प्रैक्टिस है वो यही है जो मैंने आपको बताई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।